हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा। आज फिर नए टॉपिक से अपन जुड़ गए। अपन ने डिस्कस किए थे प्रीवियस क्लास में प्रकाश के बारे में बात की थी और मैंने ये भी कहा था कि प्रकाश की तरंग की अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज अपन बात करेंगे प्रकाश की तरंग की। किसकी बात करेंगे? प्रकाश की तरंग की बात करेंगे। प्रकाश का प्रकीर्णन हो चुका था, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण परावर्तन, आंतरिक परावर्तन और परावर्तन, इन सारी घटनाएं घटित हो चुकी थी। अब बात करेंगे हम प्रकाश का विवर्तन की बात करेंगे। किसका? प्रकाश का विवर्तन। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा प्रकाश का विवर्तन। ये प्रकाश के तरंग की बात करें अपन, प्रकाश के तरंग के गुणों की बात कर रहे हैं। तो प्रकाश का विवर्तन सबसे पहले, अब जो नए टॉपिक आ गए अपने पास वो आ गए है प्रकाश का विवर्तन के बारे में। आपसे कोई पूछ ले कि प्रकाश का विवर्तन क्या है तो आपको ये बारे में बताना है कि प्रकाश का विवर्तन इसके तरंग की प्रकृति का पुष्टि करता है। किसके? प्रकाश की तरंग की पुष्टि करता है। ठीक है ना? तो प्रकाश का विवर्तन इसके तरंग की प्रकृति का पुष्टि करता है कि किस तरह की है। ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्घ्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत ही अधिक होता है। ठीक है ना? तो ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्घ्य जो होती है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत अधिक होती है। इस कारण से ध्वनि तरंगों में विवर्तन की घटनाएं आसानी से देखने को मिलती है। ठीक है ना? आसानी से देखने को मिलती। ध्वनि तरंगे अवरोध पर आभासी से मुड़कर हमें सुनाई देता है। ठीक है ना? तो यही क्या कहलाता है? प्रकाश का विवर्तन कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? प्रकाश की किरण का किसी वस्तु के किनारों से अवरोध करना या किसी वस्तु के किनारों से मुड़कर फैल जाना ही क्या कहलाएगा? प्रकाश का विवर्तन। यदि आपसे कोई पूछ ले प्रकाश का विवर्तन क्या होता है तो आपको बताना है कि प्रकाश की किरण का किसी वस्तु के किनारों से मुड़कर जाना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का विवर्तन कहलाता। फॉर एग्जाम्पल में बता दूं, मान लिया जाए ये हमारे पास टॉर्च है, तो इस प्रकार की किरण जाती है और यहां से क्या होता है, ये यहां से टकराकर फैल जाती है। तो यहां से इन घटनाओं पे से मुड़ना। ठीक है ना? टॉर्च से जो प्रकाश निकलती है वो किसके ऊपर घटना घटित होती है? प्रकाश के विवर्तन के ऊपर घटनाएं घटित होती। इसके अलावा अपन ये भी देखते हैं कि जिस तरह से यदि किसी हॉल में अपन आवाज़ करते हैं तो उस कमरे के अंदर क्या क्या लगे होते हैं? उस कमरे के अंदर गेट लगा होता है, वेंटिलेटर लगी होती है और ज़ोर से जब हम चिल्लाते हैं तो वो कमरे से आवाज़ कहाँ चला जाता है? उस दरवाजे के से टकराकर, खिड़कियों से टकराकर वो बाहर तक भी सुनाई देता है। यदि आपसे इस प्रकार की घटनाएं पूछे तो किस में बताओगे? ये बताओगे प्रकाश का विवर्तन की घटनाएं होती। इस घटना में ये घटनाएं प्रकाश की तरंगों में बहुत कम देखने को मिलता है। ये घटनाएं सबसे ज़्यादा ध्वनि तरंगों में देखने को मिलती है और आसानी से हम समझ भी जाते हैं दोस्तों। ठीक है ना? लेकिन प्रकाश के विवर्तन में यदि घटनाएं देखना हो तो हम टॉर्च के माध्यम से समझ सकते हैं। किसके माध्यम से समझ सकते हैं? टॉर्च के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे हवाई जहाज का छाया का पड़ना भी किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है प्रकाश का विवर्तन का ही उदाहरण माना जाता है। ठीक है ना? टॉर्च से सूर्य का प्रकाश निकलना भी इसी का माना जाता है। प्रकाश का विवर्धन अवरोध आकार पे निर्भर करता है। यदि प्रकाश का विवर्तन की घटनाएं होती है तो वो किस पे निर्भर करेगा? अवरोध के आकार पर निर्भर करेगा। अवरोध का आकार जितना बड़ा होगा वो उसी पे निर्भर करता है। यदि मान लिया जाए कोई टॉर्च इतनी बड़ी है तो यहां से इतनी बड़ी प्रकाश फैलेंगे, अर्थात अवरोध की बात कर दी आपने। किसने बात कर दी? अवरोध की बात कर दी। यदि हॉल है तो हॉल में यदि कोई आवाज़ देता तो हॉल की आवाज़ टकराकर बहुत दूर तक चले जाते हैं। ठीक है? प्रकाश का विवर्तन की ऐसी घटनाएं जिसमें हम साउंड बॉक्स वगैरह का, इकोमैक्स का प्रयोग करते हैं सबसे अधिक दोस्तों। चलिए, तो ये हो गया प्रकाश के विवर्तन की घटनाएं। प्रकाश की किरणें जब किसी अवरोध से टकराकर मुड़कर कहीं दूर तक चले जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अब बात करेंगे प्रकाश का व्यतिकरण की बात करेंगे। किसका? प्रकाश का
व्यतिकरण। व्यतिकरण का मतलब होता है इंटरफेरेंस। क्या होता है दोस्तों? इंटरफेरेंस की बात करते हैं। ये घटनाएं जो घटित होती है, ये घटनाएं जो घटित होती है, वो घटनाएं सबसे अधिक अपने को रोड पे, सड़क पर देखने को मिलता है। यदि मान लिया जाए सड़क बिल्कुल साफ सुथरा है और साफ सुथरे सड़क पर यदि केरोसिन का तेल यदि छिड़क दिया जाए, उड़ेल दिया जाए, और तब यदि दूर से यदि कोई वस्तु व्यक्ति उसको देखता है तो वो चमकता हुआ दिखाई देता, चमकीला दिखाई देता। वो चमकीला दिखाई देने का कार्य क्या है? वहां पे व्यतिकरण। यदि कोई पूछ ले तो आप बता सकते हो कि व्यतिकरण की घटनाएं होती। तो व्यतिकरण की घटनाएं भी होती है जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें आसानी से क्या हो, चिकनाहट हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है? प्रकाश का व्यतिकरण की घटनाएं कहलाती है। जैसे सड़क पर उड़ेले हुए या फैला हुआ मिट्टी तेल के कारण वो कैसा दिखाई देता है? चमकीला दिखाई देता है। ये प्रकाश का व्यतिकरण की घटनाएं होती है। ये प्रकाश के व्यतिकरण की जो घटनाएं होती है दो प्रकार से होता है। एक होता है समपोषी, एक होता है विनाशी। ठीक है ना? समपोषी और विनाशी की बात करते हैं तो इस तरह की जो दो घटनाएं घटित होती है उसको अपना समपोषी में क्या होता है? दो समान आकार के या दो समान प्रकार के जो होते हैं प्रकाश एक समान गति से गति करते हुए जब आगे बढ़ती है तो उनमें जो होती है एक समान, कला भी एक समान होता है, दिशाएं भी समान होती, तो उनमें तरंग सबसे अधिक उत्सर्जित होता है, उसे कहते हैं समपोषी। लेकिन जिनमें कलाएं एक दूसरे के विपरीत होती है लेकिन गति समान होती है, आकार समान होती है, वो कहलाता है विनाशी। ठीक है ना? तो इस प्रकार के प्रकाश का व्यतिकरण की दो घटनाएं घटित होती है और इसको हम आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना? आगे की हम बात करते हैं। दूसरा उदाहरण हम वो भी दे सकते हैं कि जल की सतह पर, किसकी सतह पर? जल की सतह पर फैली हुई किरासन तेल की परत का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है। यदि हम जल की सतह पर फैला दे केरोसिन तेल तो सूर्य के प्रकाश में मुझे कैसा दिखाई देगा? रंगीन दिखाई देगा। आपको मैं बता दूं, जो कभी कभी अपन झाग जो बुलबुले होते हैं, साबुन के बुलबुले, पानी में अपन जो डिटर्जेंट पाउडर वगैरह सब मिलाते हैं, वो भी बुलबुला भी हमें कैसा दिखाई देता? रंगीन दिखाई देता। वो भी किसके कारण दिखाई देता है? हमें प्रकाश के व्यतिकरण के कारण ही दिखाई देता है। जब समान आवृत्ति की, किसकी बात करेंगे? व्यतिकरण को यदि परिभाषित करना होगा तो किसे करेंगे? जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें एक साथ एक ही दिशा में गमन करती हो, ठीक है ना, तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप वो हमें एक रिजल्टेंट तरंग के रूप में निकल के आती है और ऐसी घटनाएं क्या कहलाती है? प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है दोस्तों। सबसे अच्छे उदाहरण जो होते हैं उनकी यही होती है कि पानी के बुलबुले जो होते डिटर्जेंट के कारण, झाग के कारण, साबुन के कारण जो तो बुलबुले जो बनते वो रंगीन दिखाई देता, या फैली हुई किसी जल की सतह पर यदि केरोसिन तेल फैला दे तो उनके कारण भी, मिट्टी तेल यदि हम सड़क पे भी फैला देते तो उनके कारण, ये सब जो चमकीला या रंगीन दिखाई देता है वो किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के व्यतिकरण की घटनाएं के कारण ही दिखाई देता है दोस्तों। अब बात करेंगे प्रकाश का ध्रुवीकरण की। ध्रुवीकरण का मतलब होता पोलराइज्ड करना। पोलराइज्ड का मतलब होता किसी चमकीले पदार्थ पर किसी का आवरण चढ़ा देना, लेप चढ़ा देना। जब किसी चमकीले पदार्थ पर हम लेप चढ़ा देते, आवरण चढ़ा देते तो उसे कहते हैं पोलराइज्ड करना। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जब आप सिनेमा घर के पर्दे पर देखते हो, मूवी देखने के लिए जाते हो, तो सिनेमा घर का जो पर्दा होता है वो पोलराइज्ड होता है। क्या होता है? पोलराइज्ड। यदि आप उसके नंगे आंखों से देख लेते हो और कंटिन्यू लगातार 3 घंटे देखने के बाद जब सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हो तो आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और कभी कभी तो ऐसी होती है कि सीढ़ी भी दिखाई नहीं देती है और आप भटक जाते हो और गिर भी जाते हो। ठीक है ना? ये घटना तो एक आम सी है, कभी आपने गौर नहीं किया। दूसरी घटना मैं बता दूं, जब एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को एक दूसरे को क्रॉस करती है तो लाइट जो होता है बहुत ज्यादा ही चौकाचंद होता है और लाइट यदि एक आने वाले उधर से और इधर जाने वाले यदि एक दूसरे की विपरीत यदि लाइट ऑफ ना करे तो वो एक्सीडेंट होने की चांस ज्यादा रहती है दोस्तों।
ठीक है ना। तो ये एक्सीडेंट किसके कारण होता है? लाइट के कारण। ज़्यादा चौकाचंद, अब ये लाइट में ज़्यादा चौकाचंद ना हो तो उनकी हम डीपर मतलब कम ज़्यादा कर देते हैं, तो उस कांच की प्लेट के अंदर की भाग को क्या करते हैं? हम लेप चढ़ा देते हैं। जब कांच के अंदर की प्लेट को आप लेप चढ़ा देते हो तो आसानी से पोलराइज की क्रिया हो जाती है और प्रकाश की जो चमक है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश का ध्रुवीकरण क्या होता है, तो आप बता सकते हो आसानी से कि जिनको हम क्या करते हैं, लेप चढ़ाकर हम कम कर सकते हैं। प्रकाश जो दुर्बन प्रकाश संबंधी ऐसी घटनाएं होती है जो अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में अंतर स्पष्ट करता है। अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में क्या करता है? अंतर स्पष्ट करता है। अनुदैर्घ्य तरंग में दुर्बन की घटनाएं नहीं होती है, जबकि अनुप्रस्थ तरंग में दुर्बन की घटनाएं होती है दोस्तों, ठीक है ना। पोलराइज का हमारे जीवन में काफी उपयोगी है, जैसे पानी से भीगी सड़कें, अत्यधिक श्वेत प्रकाश अथवा चमकीला सतह ये आदि से परावर्तित होकर प्रकाश की चौकाचंद में से बचने के लिए इसका हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। जब दो कारें एक दूसरे के विपरीत आती है तो उनके प्रकाश के कारण ही चौकाचंद से दुर्घटना घटित हो सकती है, और इसे रोकने के लिए कारों के पोलराइज किया जाता है। कारों का जो लाइट होती है उसको क्या किया जाता है? वो पोलराइज किया जाता है। सिनेमा घरों में भी हम जो 3D मूवी देखते हैं उस 3D चश्मा पहन के ही देखना पड़ता है, नहीं तो आंखों के सामने क्या होता है? अंधेरा छा जाता है। ये कहलाता है प्रकाश का ध्रुवीकरण दोस्तों। चलिए, अब ये प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवीकरण और प्रकाश का जो विवर्तन की घटनाएं थी, ये प्रकाश की तरंग की व्याख्या करता है, प्रकाश की तरंगों को गुणों को व्यक्त करता है, ठीक है ना। अब बात करेंगे प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की बात करेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिनके माध्यम से इंद्रधनुष की घटनाएं घटित होती है दोस्तों। ठीक है ना। किसकी बात करेंगे? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का। वर्ण विक्षेपण, इंद्रधनुष का बनना वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। इंद्रधनुष जो बनते हैं वर्ण विक्षेपण के, और वर्ण विक्षेपण की जो घटनाएं घटित होती है वो घटना प्रकाश कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रमुख को गुणों को प्रदर्शित करती है, जिस गुण में प्रकाश का परावर्तन की घटनाएं घटित होती है, प्रकाश के अपवर्तन की घटनाएं घटित होती है और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं भी घटित होती है। आपसे यदि पूछा जाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, तो आप बता सकते हो इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष का बनना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वर्ण विक्षेपण को समझने के लिए सबसे पहले मुझे एक पिरामिड लेना होता है जिसको कहते हैं प्रिज्म। उस प्रिज्म के माध्यम से अपने को समझना होगा दोस्तों। ये प्रिज्म के माध्यम से अपन देख रहे हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात। इसे समझते हैं। सबसे पहले फिर ये अपन बात करेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश, कौन सी प्रकाश? श्वेत प्रकाश की बात करते हैं, ठीक है ना।
अब ये घटनाएं जो प्रिज्म, ये क्या है, प्रिज्म के ऊपर की बात करते हैं। अब आपसे यदि कोई पूछ ले जाए कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटनाएं क्या, तो क्या बता सकते हो? जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है, किससे? प्रिज्म से होकर गुजरती है। तो प्रिज्म से होकर गुजरे, जब सूर्य का प्रकाश कहां से गुजरे? जब प्रिज्म से होकर गुजरती है, तिनके आंतरिक भाग पे जाते ही कोण बनाते हुए विभिन्न प्रकार के रंगों में विभक्त हो जाती है। जब सूर्य की प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर उनके आंतरिक सतह से टकराकर विभिन्न कोणों के साथ विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, तो इस प्रकार की घटनाएं क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण कहलाते हैं। और इस घटना में कुल अवयवों, श्वेत प्रकाश कितने अवयवों में विभक्त हो जाते हैं? 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। और ऐसी घटना किसके कारण होता है? प्रिज्म के साथ अपन बात कर रहे हैं। तो ये वर्ण विक्षेपण की घटनाएं कहलाती। अब आपसे यदि पूछा जाता है कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसके होते हैं और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसके होते हैं, और जो 7 रंग होते हैं वो 7 रंग कौन कौन से होते हैं जो श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में प्रिज्म से टकराकर बन जाती है, ठीक है ना? तो वो आपको रंग बताना है दोस्तों। तो सबसे पहला रंग कौन सा होता? रेड। कौन सा? रेड। उसके बाद कौन सी होती है? ऑरेंज। कौन सा? रेड, ऑरेंज। और दूसरा रंग कौन सा होता है? इनमें 7 रंग है, तो 7 रंग में पहला रंग हो गया रेड, दूसरा रंग हो ऑरेंज, और तीसरा येलो। क्या? येलो। और ये बीच का जो ये कौन सा होता है? ग्रीन। कौन सा होता है? ग्रीन होते हैं। और उसके बाद कौन से रंग होते हैं? ब्लू। कौन से होते हैं? ब्लू। फिर कौन सा रंग होता है? इंडिगो। कौन सा रंग होता है? वायलेट। ठीक है ना? ये 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। जब सूर्य की प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर कोण बनाते हुए विभिन्न रंगों में प्रकाश बढ़ जाते हैं, और इस प्रकार से प्राप्त रंगों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णक्रम कहते हैं। और श्वेत प्रकाश अपने विभिन्न अवयवों में बढ़ जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है ना? और सूर्य से प्राप्त रंगों के जो वर्ण विक्षेपण है वो विभिन्न प्रकार से इस तरह से दिखा सकते हो। सबसे पहले ROYGVIV। अब यहां से इसकी बात करते हैं। रेड क्या है? O क्या है? YGVI और V। R का मतलब हो गया अपने पास रेड की बात करेंगे, लाल हो गया। हाँ, ये हो गए ऑरेंज की बात कर रहे हैं, नारंगी की बात करेंगे अपन, नारंगी की बात करेंगे। ये हो गया येलो की बात हो गई जिससे अपन पीला कहते हैं। ये अपने ग्रीन हो गया यानी हरा। ये ब्लू की बात कर दिए, ये हो गया अपने पास नीला। आई इंडिगो कलर हो गया, इंडिगो का मतलब तो मैजेंटा कलर। वॉयलेट कलर हो गया, और ये कौन सा हो गया? बैगनी रंग हो गया। ये विभिन्न रंग हो जाते हैं। इधर क्लियर? अब इसमें से ये समझना, तो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वर्ण विक्षेपण किस रंगों के सबसे अधिक होते हैं? सबसे अधिक वर्ण विक्षेपण किस रंगों का होता है और सबसे कम वर्ण विक्षेपण किस रंगों? तो जो ज्यादा अधिक कोणों के साथ कोण बनाएगा रंग, उनका वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक हो गया। इस तरह से देखते हैं तो ये वॉयलेट रंग का, किसका वर्ण विक्षेपण क्या होगा? सबसे अधिक होगा, यानी बैगनी रंग का। किसका? बैगनी रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक होता है। सूर्य से प्राप्त रंग, विभिन्न रंगों के जो कोण होते हैं, कोण के साथ जो अलग अलग भागों में विभक्त हो जाते हैं, उनमें से सबसे अधिक वर्ण विक्षेपण जो बनता है, वर्ण विक्षेपण का जो मान होता है किसका होता है? बैगनी रंग का। और सबसे कम
वर्ण विक्षेपन का जो होता है वो रेड का होता है। किसका होता है? रेड का। मैं एक बार और दोबारा रिपीट कर देता हूं दोस्तों कि वह प्रकाश का वर्ण विक्षेपन किसे कहते हैं। जब सूर्य की प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर उनके आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के समूहों में क्या हो जाते हैं? बट जाते हैं। इस प्रकार से प्राप्त रंगों के समूह को क्या कहते हैं? वर्ण क्रम कहते हैं। ये तो क्या कहलाया गया? वर्ण, इनके समूह वर्ण क्रम कहलाया गया। और श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया ही क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? वर्ण विक्षेपन कहलाता है। ठीक है ना। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग का जो होता है वर्ण विक्षेपन वो सबसे अधिक होता है और लाल रंग की वर्ण विक्षेपन सबसे कम होता है। अब रंगों के समूह को याद करने की तरीका तो याद, अब इनमें से पूछा जाता है कि प्रकाश के वर्ण क्रम में सबसे बीच वाला रंग कौन सा होता था? आपको क्या बताना? हरा रंग होता है। हरा रंग होता है। ठीक है ना। और सबसे पहला कौन सा होता? लाल होता। और सबसे लास्ट कौन सा होता? बैंगनी होता दोस्त। ठीक है ना। इनका वर्ण विक्षेपन सबसे कम होता है, कम होता, और इसका वर्ण विक्षेपन सबसे अधिक होता है। ठीक है। ये आ जाते हैं। अब इसमें आ जाता है वर्ण विक्षेपन की पारदर्शिता पे भी निर्भर करता है कि वर्ण विक्षेपन की पारदर्शी पदार्थ में भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के भिन्न भिन्न चाल भी होते हैं। जितने भी प्रकाश होते हैं, रंग होते हैं, उन सब की चाल भी अलग अलग होती है। किसी की चाल ज्यादा होती है, किसी की चाल कम होती है, लेकिन वो निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति पर कि वो पदार्थ की प्रकृति कौन सी होती है। यदि मान लिया जाए हम कांच ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? मान लिया जाए कि हम कांच ले लेते तो हम बात कर सकते हैं कि पारदर्शी पदार्थ में जैसे जैसे प्रकाश के रंगों का अपवर्तनांक बढ़ता जाता है वैसे वैसे पदार्थ में उसकी चाल भी क्या होती है? कम होती जाती है। दोस्तों आपसे कोई पूछ ले तो आप आसानी से बता सकते हो कि पारदर्शी पदार्थ में जैसे जैसे प्रकाश के रंगों का अपवर्तनांक बढ़ता जाता है वैसे वैसे उस पदार्थ की चाल जो होता है धीरे धीरे क्या होती है? कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम। जैसे कांच में बात कर ले, यदि कोई पूछ ले कि कांच में बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आपको बताना है कांच में बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम होती है और अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। बैंगनी रंग में पूछ ले कि प्रकाश की चाल जो होती है बैंगनी रंग की वाली, तो कांच में बैंगनी रंग की जो चाल होती है वो प्रकाश की चाल सबसे कम होती है और उनमें अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। उसी तरह से यदि लाल रंग की बात कर ले तो लाल रंग में बताना है कि लाल रंग की जो चाल होती है वो सबसे अधिक होता है और अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ये पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है कि किस प्रकार के समूह माध्यम का हम प्रयोग करते हैं। जैसे अपन ने कांच ले लिया, इसके जगह हम क्या ले सकते हैं? कोई स्टील भी ले सकते हैं, इसके जगह हम प्लास्टिक भी ले सकते हैं। हाँ, लेकिन ये सारे क्या पारदर्शी नहीं। हमें पारदर्शी पदार्थ लेना और पारदर्शी पदार्थ पे देखना है कि विभिन्न रंगों की चाल प्रकाश की चाल में कितनी होती है। तो विभिन्न रंगों की जो होती है प्रकाश की चाल जो होती है वो मुख्य रूप से हम दो की ही बात करेंगे। हम बैंगनी रंग की बात करेंगे और हम लाल रंग की बात करेंगे। बैंगनी और लाल रंग की सबसे ज्यादा पूछे जाते क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि पारदर्शी पदार्थ में जैसे जैसे प्रकाश के रंगों का अपवर्तनांक बढ़ता है वैसे वैसे उस पदार्थ में उनकी चाल कम हो जाती है। अब जैसे कांच की बात कर लेते हैं, तब यहां कांच की बात कर लिया तो अपन कांच की बात कर लेते हैं। कांच में क्या होता? कांच एक पारदर्शी पदार्थ है। कांच क्या है? एक पारदर्शी पदार्थ है। तो कांच में अपन बात करते हैं, कांच क्या है? एक पारदर्शी पदार्थ है दोस्तों। ठीक है ना। अब इस पारदर्शी पदार्थ में किस रंग की बात करें? हम बैंगनी रंग की बात कर रहे हैं। बैंगनी रंग की चाल, तो बैंगनी रंग की चाल की बात कर रहे हैं। बैंगनी रंग में
प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, ठीक है। और लाल रंग में भी, लाल रंग में प्रकाश की चाल की बात। यदि आपसे कहे कांच के लिए बात करें तो आप बता सकते हो कांच में बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम होता है, सबसे प्रकाश की चाल सबसे कम होता है, लेकिन अपवर्तनांक का मान सबसे अधिक होता है, अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अब यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं अपने को पेपर में कि कांच एक पारदर्शी है और जैसे कांच में बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल होती है, तो कांच में बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल जो होती है वो होता है सबसे कम और अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। और लाल रंग में पूछ लिया जाए तो आपको बताना है सबसे अधिक होता है प्रकाश की चाल, और अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, ये बार बार आते हैं। दो ही टॉपिक आती है जो आपको सबसे बेहतर आपको लिखना है। एक तो आ जाता है कि वर्ण विक्षेपण, कि सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग का वर्ण विक्षेपण होता है, तो बैंगनी रंग का जो वर्ण विक्षेपण होता है वो सबसे अधिक होती है, एवं लाल रंग की वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है। नेक्स्ट पूछे जाते हैं कि कांच में बैंगनी रंग का प्रकाश का चाल कितना होता है, तो प्रकाश का चाल कम होती है और अपवर्तनांक सबसे अधिक होती है, और लाल रंग की चाल सबसे अधिक होती है और अपवर्तनांक कम होती है। ये इनकी मेन पॉइंट होते हैं। और इनमें ये किनके कारण, ये सारे गुण होते हैं किनके कारण, इनके तरंग दैर्घ्य के कारण। क्यों? क्योंकि बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होता है वो सबसे कम होती है, और लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य की जो है, लाल रंग की जो तरंग वो सबसे अधिक होती है दोस्तों, ठीक है ना। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, ठीक है दोस्तों। कितना होता लाल रंग की तरंग दैर्घ्य का, यदि अच्छा किसी भी तरंग दैर्घ्य की लंबाई मापना हो किसी भी रंग के, तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की जो लंबाई मापा जाता है बेटा वो एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? एंगस्ट्रॉम में। तो मैं आपको बता दूं तरंग दैर्घ्य की लंबाई एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। किसमें? एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 1 × 10⁻⁻10 मीटर होता है दोस्तों। ये सबसे अधिक बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि तरंग दैर्घ्य की लंबाई को किस में मापते हैं, तो एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 1 × 10⁻⁻10 मीटर होती है। अब यदि पूछ लिया जाए कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य का मान कितना होता, तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य का जो मान होता है लगभग कितना मान लिए जाते हैं, लगभग माने जाते हैं इसका कितना 4000 एंगस्ट्रॉम। कितने माने जाते हैं? 4000 एंगस्ट्रॉम। किसी किसी बुक में दे रखा होगा दोस्तों 3975 भी दे रखा होगा, 3969 एंगस्ट्रॉम भी दे रखा होता है, ठीक है ना। हाँ 69 एंगस्ट्रॉम भी दे रखा होगा, ठीक है ना। आपको ये बताना लाल रंग की तरंग दैर्घ्य का मान लगभग कितना होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है ना। और बैंगनी रंग की लगभग
7500 एंगस्ट्रॉम होती है। कितना होता है? 7500 एंगस्ट्रॉम होती है। और ये 7500 एंगस्ट्रॉम जो होती है वो हमेशा आपको अधिक माना जाता है। आपसे पूछा जाता है कि किस रंगों की तरंग दैर्घ्य कम होती है और किस रंगों की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है। तो आपको बताना है कि तरंग दैर्घ्य तो इसके ज़्यादा होते, लेकिन मान में इनके मान अधिक होते और उनके मान कम होते। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य का मान अधिक होता है तो इसका होगा 7500 एंगस्ट्रॉम, और बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य का मान सबसे कम होता है तो इसका होगा कितना? 3969 एंगस्ट्रॉम, अर्थात 4000। कम ज्यादा है, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है, अधिक है, तो उसका मान ज्यादा होगा 7500, और बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य का मान कम है तो उसका होगा कम, कितना? 4000। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अपन बात किए वर्ण विक्षेपण की, और वर्ण विक्षेपण में अपन क्या देखें कि वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो अपन ने डिस्कस किया कि जब सूर्य का प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किसके पश्चात? तो अपवर्तनांक के पश्चात प्रिज्म के आंतरिक सतह से झुककर या टकराकर कोनों के विभिन्न कोनों के साथ विभिन्न रंगों के समूह में बढ़ जाते। इस प्रकार प्राप्त रंगों के समूह को हम वर्णक्रम कहते हैं। और श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न रंगों में, श्वेत प्रकाश इस श्वेत प्रकाश की बात करें अपन, जो सूर्य की प्रकाश की किरणें तो क्या होता है? श्वेत प्रकाश ही होती है। और ये श्वेत प्रकाश जो होता है, श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न अवयवों में विभक्त होना ही क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है दोस्तों। ठीक है ना, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और अपन ने ये भी डिस्कस किया था कि वर्ण विक्षेपण जो होता है वो सबसे अधिक किसका होता है और सबसे कम किसका होता है। और इस समूह का नाम क्या होता है? विभिन्न रंगों, सूर्य से प्राप्त विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं? तो अपन ने बात किया था, इनको हम कहते हैं वर्णक्रम कहते हैं। और वर्णक्रम को किस तरह से याद करना है मैं आपको बता दूं। वर्णक्रम का पहला क्या था? रॉय। किसकी बात करेंगे? रॉय की बात करेंगे। क्रम भी पूछ लिया जाता तो रॉय। जीवी की बात करेंगे, रॉय जीवी। आर का मतलब क्या होगा? रेड। ओ का मतलब ऑरेंज। वाई का मतलब येलो। जी का मतलब ग्रीन। वी का मतलब ब्लू। हाँ, उसके बाद क्या होगा? इंडिगो। किसकी बात कर दिए? इंडिगो। उसके बाद किसको कर दिए? वी की। तो ये हो गए टोटल 7 रंगों के समूह को अपन ने क्या कह दिया? वर्णक्रम कह देते हैं। ठीक है ना। और ये किससे विभक्त हो, कितने, कौन से अवयवी से विभक्त होके बनते हैं? श्वेत प्रकाश के अवयवी से विभक्त होके बनते हैं। तो ठीक है ना। और इनमें अपन सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका बताया था? लाल का। और सबसे कम किसका बताया था? बैंगनी रंग का। वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक किसका होता? बैंगनी रंग का। और वर्ण विक्षेपण कम किसका होता? लाल रंग का। ये भी दूसरी बात क्या था कि कांच के अंदर क्या था बात? बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल जो होता है उसका क्या होता है? सबसे कम होता है, अपवर्तनांक सबसे अधिक होती है। और इस रेड में बात क्या करेंगे कि चाल जो होती है वो सबसे अधिक होती है और अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होते हैं जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए, इसकी डिस्कस के बाद अपन एक और पॉइंट डिस्कस किए थे कि तरंग दैर्घ्य का मान कितना। तो मैंने बता दिया, तरंग लाल रंग के तरंग दैर्घ्य का मान सबसे अधिक हो गया और बैंगनी रंग के तरंग दैर्घ्य का मान सबसे कम हो गया। अब बात करेंगे इसी में इंद्रधनुष का। इंद्रधनुष रेनबो की बात करेंगे, जो सबसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक माने जाते हैं। इन्हीं में अपन बात करेंगे, प्राथमिक रंग की बात करेंगे और द्वितीयक रंग की भी बात करेंगे कि प्राथमिक रंग कौन सा होता है और द्वितीयक रंग कौन सा होता है। ठीक है ना। और इसी में बात करेंगे हम पूरक रंग की भी बात करेंगे, पूरक रंग किसे कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अपने लाल गुलाब काला दिखाई देता है, उसकी भी बात करेंगे अपन इसी में। दूसरी बात अपन ये भी करेंगे कि जो कलर टीवी होता है उसमें किस प्रकार के रंग होते हैं। तो कलर टीवी में जो रंग की बात करेंगे वो भी इसी में महत्वपूर्ण टॉपिक है कि प्राथमिक रंग होता है या इसमें कौन सी रंग होती है। चलिए, तो इंद्रधनुष की बात करते हैं।
इंद्रधनुष, जिसे हम क्या कहते हैं, रेनबो। तो सबसे पहले इंद्रधनुष किसके कारण बनता है, ये अपने को ध्यान रखना है। इंद्रधनुष किसका उदाहरण है, सबसे अच्छा उदाहरण किसका माना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना कि इंद्रधनुष का उदाहरण कौन से होते हैं। इंद्रधनुष का उदाहरण यदि आप बात करोगे तो परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण इंद्रधनुष माना जाता है। क्या, इंद्रधनुष परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है ना, परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का, द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। अच्छा उदाहरण क्या है, इंद्रधनुष। क्या है दोस्तों, इंद्रधनुष है, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में किस किस प्रकार के गुण देखे जाते हैं, तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंगों के विभिन्न प्रकार के प्रमुख गुण देखे जाते हैं। प्रमुख प्रकार के गुण कौन कौन से होते हैं, पहला गुण होता है प्रकाश का परावर्तन का गुण, जिसके अपन डिस्कस कर चुके हैं। प्रकाश का अपवर्तन का गुण, जिसका अपन ने डिस्कस कर चुके हैं। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सारे गुण के द्वारा वर्ण विक्षेपण की घटनाएं घटित होती है, तो वहां पे इंद्रधनुष का निर्माण होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो वो कहलाता है इंद्रधनुष, ठीक है ना। आपसे पूछा जाता है वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष की घटनाएं घटित होती है, उसमें कौन कौन से भाग लेते हैं, तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रमुख गुण प्रदर्शित करते हैं, और वो होता है परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए अब बात करेंगे इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं। इंद्रधनुष मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होता प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा होता द्वितीयक इंद्रधनुष की बात करते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष में जब वर्षा की बूंद प्राथमिक इंद्रधनुष की बात करें तो इसमें क्या होता है, वर्षा की बूंद जो होती है वो दो बार अपवर्तन की घटनाएं घटित हो और एक बार परावर्तन की घटनाएं घटित होती है, ठीक है ना। तो वो कौन सा वहां पर इंद्रधनुष बनते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष बनते हैं। जब वर्षा की बूंदों पर प्रकाश, सूर्य की प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो बूंद के साथ वर्षा के बूंद के साथ दो बार, ठीक है, अपवर्तन और एक बार परावर्तन की घटनाएं घटित होती है, तो वहां पे कौन सा इंद्रधनुष बनते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष बनते हैं, ठीक है ना। दो बार अपवर्तन और एक बार परावर्तन। वर्षा की बूंद की जब सूर्य की प्रकाश की किरणें वर्षा की बूंद के साथ दो बार अपवर्तन और एक बार परावर्तन की घटनाएं घटित होती है, तो वहां पे कौन सा इंद्रधनुष बनता है, प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। इस प्राथमिक इंद्रधनुष में जो बनते हैं, लाल रंग बाहर की ओर होती है और बैंगनी रंग अंदर की ओर होती है। लाल रंग बाहर की ओर होती है और बैंगनी रंग अंदर की ओर होती है।
ठीक है। लाल रंग जो होते हैं आंखों के साथ जो कोण बनाते हैं वो लगभग मान होता है 42 डिग्री 8 मिनट का। कितना? 42 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाते हैं। कितने मिनट का पवन जी? 42 मिनट 42 डिग्री 8 मिनट का। और जो बैंगनी रंग जो कोण बनाते हैं वो कितने डिग्री का बनाएगा? 40 का। कितने? 40 डिग्री 8 मिनट का। कितने? 40 डिग्री 8 मिनट का कोण। आपसे पूछा जाता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सी घटनाएं होती है? तो प्राथमिक इंद्रधनुष जब सूर्य की प्रकाश की किरणें वर्षा के बूंद के ऊपर आपतित होती है तो 2 बार आपतित होती है और 1 बार परावर्तित होती है। तो ऐसी घटनाएं से कौन सा इंद्रधनुष बनता है? प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। और प्राथमिक इंद्रधनुष में जो होता है लाल रंग किधर की ओर होती है? बाहर की ओर, और बैंगनी रंग होती है अंदर। तो आंखों के साथ जो कितनी डिग्री कोण बनाएगा, लाल रंग को देखना, तो वो 42 डिग्री 8 मिनट की बनाती है। और बैंगनी रंग कितने डिग्री कोण बनाती है? 40 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाती। कौन सा हो गया? प्राथमिक रंग। अब किसकी बात करेंगे? द्वितीय रंग में बता दो। 2 बार अपवर्तन और 2 बार, जब ऐसी घटनाएं घटित हो तो क्या कहलाएगा? द्वितीय। क्या बात है, आज का हमारे बच्चे भी पढ़ने लग गए हैं दोस्तों। हमारे सामने बैठे रहते हैं हमारे एक मैनेजिंग डायरेक्टर, मान लो आप, हमारे मैनेज करने वाले जो होते हैं, नियंत्रित, ये सारे मीडिया की जो कंट्रोलिंग है वो हमारे पवन मीना जी के हाथ में रहते हैं। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना मैं चाहता हूँ। हमेशा 24 आवर्स इस सेवा के लिए हाजिर रहते हैं, और इसीलिए मैं जब बातें करते रहते हैं आप लोगों से तो बीच बीच में उनसे भी बातें कर लेता हूँ कि क्या होता नहीं होता। वो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, और छोटी मोटी जो भी होती है क्वेश्चन वगैरह एडजस्ट करना होता है, सिलेबस तैयार करना होता है, या किसी भी प्रकार के वीडियो को कंटेंट तैयार करना होता है, तो हम पवन जी के माध्यम से करते हैं, इसलिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए, तो बात कर रहे थे जब सूर्य की प्रकाश की किरणें की 2 बार यहाँ पे क्या होता? अपवर्तन होता और 2 बार परावर्तन होता। तो इस प्रकार की घटनाएं जब घटित होती तो वहाँ पे कौन सा रंग का निर्माण होता? द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता दोस्तों। और द्वितीयक इंद्रधनुष में जो होती है यहाँ पे सबसे पहले कौन सा रंग दिखता है? बैगनी रंग दिखते हैं। बैगनी रंग बाहर की ओर और लाल रंग अंदर की ओर होती। ठीक है ना? आपसे पूछा जाता है तो द्वितीयक इंद्रधनुष में जो द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है उसमें किस प्रकार से निर्माण होता है? तो आपको बताना है जब सूर्य की प्रकाश की किरणें वर्षा की बूंद पर पड़ती है तो 2 बार आपतन होती है और 2 बार परावर्तन होती है, और ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं? ऐसी घटना को हम द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। इस रंग में क्या होता है? बैंगनी रंग बाहर की ओर होती है और लाल रंग अंदर की होती है। जो बैंगनी रंग होती है वो कितनी डिग्री का कोण बनाती है? आंखों के साथ बैंगनी रंग का कोण कितनी डिग्री का बनता है? ठीक है ना? तो आपको बताना 54 डिग्री 52 मिनट का। कितने? 54 डिग्री 54 डिग्री 52 मिनट का क्या बनाती है? आंखों के साथ ये कोण बनाती है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए लाल रंग कितने डिग्री का, तो 50 डिग्री 8 मिनट का। कितने? 50 डिग्री 8। अब सबसे महत्वपूर्ण एक तो ये हो जाते हैं और एक ये सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं दोस्तों, इनसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना? पहला ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये सबसे ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इनसे ही क्वेश्चंस बन के आते हैं। आपको ये ध्यान रखना। अब आपको इनके अलावा जो प्राथमिक रंग की बात करेंगे और द्वितीयक रंग की बात करेंगे। इंद्रधनुष में जो प्राथमिक रंग कौन से होते हैं और द्वितीयक रंग कौन से होते हैं? चलिए, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? कौन कौन से होते प्राथमिक रंग? लाल और हरा और पीला। कौन कौन से? लाल, हरा, पीला। लाल, हरा, पीला। तो आप लिख दो लाल, हरा और पीला। पीला, इसे हम प्राथमिक रंग कहते हैं। ये भी सही सबसे ज्यादा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन से प्राथमिक रंग है, तो आपको बताना होता है लाल, हरा और पीला। हर लाल, हर लाल, हर लाल ने क्या किया?
पीला किया, अपने हाथों को पीला कर लिया। हर लाल ने अपने हाथों को पीला कर लिया तो हो गया हर लाल, यानी हरा, लाल और पीला। याद रखने का सही तरीके। अब द्वितीयक रंग की बात करेंगे। द्वितीयक रंग सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आता है। ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना कि द्वितीयक रंग कैसे बनते। आप आसानी से द्वितीयक रंग बना सकते हो। और द्वितीयक रंग बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक त्रिकोण बनाने पड़ेंगे। यहां है लाल, मतलब कि द्वितीयक रंग को समझने के लिए मैं एक त्रिभुज की मदद ले रहा हूं। यह है लाल और यह है हरा और यह है पीला। जब इधर से हरा और लाल लाल और हीरा ये दोनों को मिला दिया जाए, किसको किसको, लाल और हरा को मिला दिया जाए तो कौन से रंग बन जाते हैं, दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से। इधर लाल और पीला को मिला दे तब कौन से रंग का निर्माण होता, और हरा और लाल को मिला दे तो कौन सा रंगों का निर्माण होता दोस्तों। ठीक है ना। अब बताओ कौन कौन से हो जाएंगे। मैं बता दूं दोस्तों, ये जो आप प्राथमिक रंग की बात कर रहे थे, इसमें एक रंग ऐसे हैं जो द्वितीयक रंग है, प्राथमिक रंग नहीं है। हरलाल ने पीला नहीं किया, हरलाल ने अपने हाथों को नीला किया। हरलाल ने अपने हाथों को नीला किया, ना कि पीला किया। ठीक है ना। आप छोटे से कंफ्यूजन, इसका मतलब कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करो तो छोटी सी ध्यान रखना, यहाँ पीला की जगह क्या होगा, नीला, क्योंकि पीला तो द्वितीयक रंग है। कौन सा रंग है, द्वितीयक रंग। तो हरलाल ने क्या किया, रंग अपने हाथ को नीला किया। अब यहां पे आपको यहां पीला नहीं लिखना, क्या लिखना, नीला। अब यहां पे जब हरा और लाल मिल जाते, क्वेश्चन पूछे जाते दोस्तों, हरा और लाल यानी दो प्राथमिक रंग जो है हरा और लाल, जब दोनों रंग आपस में मिल जाते तो किस रंग का निर्माण करते हैं, पीला रंग का। किस रंग का, पीला रंग का। और लाल और नीला मिल जाते तो किस रंग का निर्माण करते हैं, मैजेंटा रंग का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, जिसको कहते हैं जामुनी कलर की बात। ठीक है ना। और हरा और नीला मिल जाते तो कौन सा, हरा और नीला मिल जाए तो, हरा और नीला मिल जाए तो ये करेंगे पीकॉक नीला का। किसका, पीकॉक नीला। सबसे ज्यादा ये पूछे गए दोस्तों और ये वाले पूछे गए दोस्तों। सबसे ज्यादा ये पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं कि जब दो प्राथमिक रंग लाल और हरा को मिला दिया जाए तो द्वितीयक रंग का निर्माण होता। वो द्वितीयक रंग कौन से होते, कौन से होते हैं, पीला होते हैं। और जब लाल और नीला को मिला दिया जाए तो मैजेंटा होता, और हरा और नीला को मिला दिया जाए तो पीकॉक होता। अब और भी कर सकते हैं, यदि इधर से एक प्राथमिक रंग को ले ले और एक द्वितीयक रंग को ले ले, इधर से भी एक प्राथमिक रंग को ले ले और इधर से द्वितीयक रंग को ले ले, देखते जाना। तो इधर से भी एक द्वितीयक रंग ले लिया और इधर से ये क्या ले लिया, प्राथमिक रंग ले लिया। इन रंगों से, इनके रंग जब प्राथमिक और द्वितीयक रंग से मिलाकर जब नए रंग का निर्माण होता है उसे कहते हैं श्वेत रंग। क्या कहते हैं, और ये कहलाता है पूरक रंग। पूरक रंग भी कहलाता है, क्या कहलाता है, पूरक रंग। तो इसे हम कहते हैं श्वेत रंग। इसे हम पूरक रंग भी कहते हैं, ठीक है ना। ये सबसे महत्वपूर्ण बन गया। जब आपसे पूछा श्वेत रंगों का निर्माण, पूरक रंगों का निर्माण होता, आपको बताना पूरक रंगों का निर्माण, इधर से हरा इधर से मैजेंटा मिला दे तो श्वेत रंगों का निर्माण, पीला और नीला मिला दे तो श्वेत रंगों का निर्माण, हरा और पीकॉक नीला को मिला दे तो श्वेत रंगों का निर्माण। इस तरह से हम श्वेत रंग यानी पूरक रंग का निर्माण करते दोस्तों। ये हो गए अपने रंगों के निर्माण की बात। आज की क्लास में हमने आपके वर्ण विक्षेपण की टॉपिक को कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे दोस्तों।